बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत टेंशन से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर नाज़रीन ये है कि चीन और रूस से पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराने का फ़ैसला। इस अहम ख़बर की डिटेल्स क्या हैं, अभी कुछ देर में वो तमाम तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, जिन्होंने आलमी अदालत इंसाफ के लिए रवाना होना था, उनकी ये रवानगी क्यों मनसूख कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, और इस रवानगी का पहलगाम वाक़े के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने ही हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनके अहकामात मानने से इनकार किया है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि रियासत पाकिस्तान के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, उनकी आलमी अदालत इंसाफ में जो रवानगी थी और वहाँ पे होने वाली जो समाअत थी उसमें उन्होंने शिरकत करना थी, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाना था, तो उनकी ये रवानगी क्यों मनसूख कर दी गई। तो आपका तजस्सुस में ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। ये जो आलमी अदालत इंसाफ में जिस हेयरिंग के लिए अटॉर्नी जनरल साहब ने जाना था, उस नाज़रीन मामले का पहलगाम वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि एक्चुअल ये इशू ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक लीगल ओपिनियन जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मांगी गई थी गज़ा के मामले पे। गज़ा में जो इसराइल की बर्बरियत है, उस मामले पे यूएन असम्बली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कहा था कि आप अपनी इस मामले पे जो लीगल ओपिनियन बनती है वो हमें दें इस गज़ा के मामले पर। चूँकि पाकिस्तान का गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से एक मौक़िफ़ है, एक स्टांस मौजूद है, तो पाकिस्तान अपनी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को अटॉर्नी जनरल के ज़रिए यकीनी बनाना चाह रहा था। लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पर उस पुरस्नी में जाके आर्गू वो नहीं कर रहे, बल्कि अब वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं हेग में, वो वहाँ पर पाकिस्तान का जो मुकदमा है, जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, उनको वो वहाँ पे यकीनी बनाएंगे। और यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से अबेंस ऑर्डर भारत की तरफ से जारी किया गया है, उस पर कानूनी मुशावरत के लिए जो है अटॉर्नी जनरल साहब को रोक दिया गया था कि आप हेग ना जाएँ। वहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी हैं, जो सफारतकार हैं, वो एम्बेसडर चले जाएंगे, आप यहाँ पे रहें और मौजूदा जो पाक भारत टेंशन की माहौल है उसमें आपकी जो लीगल ओपिनियन है वो पल पल जो बदलती सूरत हाल है, तो आपकी लीगल ओपिनियन हमें दरकार होगी, तो आप वहाँ पे जाने का जो फ़ैसला है उसको फ़िलहाल आप कैंसिल कर दें। तो ये मनसूखी जो थी रवानगी की, ये इस वजह से कैंसिलेशन जो है वो सामने आई है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं पाक भारत टेंशन के हवाले से। इस वक्त नाज़रीन जो इंटरनेशनल अगर हम जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखूं, तो जो आलमी एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से ये एनालिसिस किया जा रहा है कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है तो इस सूरत में इस वक्त जो अमेरिका बिल्कुल अपना जो वज़न है वो भारत के पलड़े में नहीं डाल रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी क्लोज़ हो चुके हैं, काफ़ी आपस में उनके ताल्लुकात जो है वो बढ़ चुके हैं। और उसमें आलमी माहिरीन का ये कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो फिर इस सूरत में अमेरिका जो है उसकी हमदर्दियाँ भारत के साथ होंगी। इस स्ट्राइक में अमेरिका जो है वो भारत के आगे जो है वो रुकावट नहीं बनेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर हम देखें तो आलमी माहिरीन की ये जो राय है वो बिल्कुल दुरुस्त भी मालूम होती है, क्योंकि आज जो अमेरिका की तर्जमान दफ्तर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि दोनों ज़िम्मेदार मुल्क हैं और दोनों ममालिक को मिल बैठ के इस इशू का जो है कोई ज़िम्मेदार जो है वो हल जो है वो निकालना होगा। लेकिन साथ में अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो पहलगाम में वाक़या पेश आया है, इस वाक़े की वो मज़म्मत भी करते हैं और इस दहशतगर्दी के वाक़े पर वो भारत के साथ खड़े हैं। आलमी माहिरीन का नाज़ ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर चूँकि भारत के पास और भी इशूज़ मौजूद हैं, अमेरिका के पास जो है वो और इंगेजमेंट के काफ़ी उनके इश्यूज़ मौजूद हैं, जैसे गज़ा और इसराइल का इशू है, यूक्रेन और रूस का इशू है। तो इस वजह से अभी मुकम्मल तौर पे जो अमेरिका है उन्होंने भारत के पलड़े में अपना वोट नहीं डाला है, अपना वज़न नहीं डाला है। लेकिन अगर भारत स्ट्राइक करता है पाकिस्तान पे तो फिर नामहला तौर पे अमेरिका जो है वो
भारत के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इंटरनेशनल एक सिनेरियो हम देख रहे हैं जनूबी एशिया की, अगर हम बात करें तो चीन की तरफ से पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, उसकी चीन की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट की गई है। ना सिर्फ चीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा है, बल्कि चीन की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया है कि जो पाकिस्तान की सालमियत है, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है, उसको भी चीन मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता है। अब चीन का ये जो स्टेटमेंट है ये भारत के ख़िलाफ़ जाता है, ये भारत को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चीन की तरफ से भारत से भी इस बात का तकाजा किया गया है, अर्ज़ किया गया है कि आप दोनों हमसाया ममालिक हैं और ख़ित्ते में आपकी बड़ी अहमियत है, तो लिहाजा ये जो इशू है इसे मिल बैठ के और मुनसफ़ाना इस मामले की तहकीकात करा के इस मामले को हल किया जाए। अब इसमें नाज़रीन, जो अब तक की हमने सफारती महाज के ऊपर जो डेवलपमेंट्स देखी हैं, उसमें तो बज़ाहिर अब अभी तक पाकिस्तान को कामयाबी हासिल मिली है, क्योंकि ना तो अमेरिका ने अपना पूरा जो वज़न है वो भारत के पलड़े में डाला है, और दूसरा जो एक बड़ा मुल्क है चीन, उन्होंने भी पाकिस्तान की सपोर्ट जो है वो कर दिया है, हमायत का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट ना मिलने के बावजूद, चीन की तरफ से पाकिस्तान की हमायत करने के बावजूद, भारत पर जो है जो जंगी जनून है वो भारत के ऊपर सवार है। अब इस जंगी जनून में जो एक आलमी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि अगर भारत की तरफ से जो एक प्लान मौजूद है पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक करने का, ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके ख़तरनाक जो है वो नताइज हो सकते हैं। लेकिन आज भारत के इस जंगी जनून पे हम ये देख रहे हैं कि मोदी साहब को जो है वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो शदीद जो है वो मसाइल, मुश्किलात और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यानी भारत के एक पंडित हैं, उनकी एक मैं वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो ये कह रहे थे कि ये इस वाक़े के हवाले से हम जो अपने किसी मुल्ज़म को पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत से बाहर तलाश कर रहे हैं, ये मुल्ज़म हमें बाहर तलाश करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये तो मुल्ज़म हमारे अंदर मौजूद हैं। अब भारतीय पंडित ने कहा क्या है, मैं सिर्फ चंद सतरें आपके सामने रख के जो एक्चुअल ख़बर है रूस और चीन से इस मामले की तहकीकात करवाने की, फिर उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हिंदू पंडित नाज़िया कहता है कि जो पहलगाम में हमला हुआ, इससे किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, कहाँ ढूंढते फिरोगे इस हमले का कसूरवार। इस हमले का कसूरवार तो आपके अंदर है, यानी भारत के अंदर मौजूद है। हिंदू पंडित ने यह कहा है कि ऐसे नहीं होता कि जो भी सानिया हो आप सरहद पार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, क्या कश्मीरी ऐसा हमला करके अपना रोज़गार तबाह करेंगे। लेकिन आखिर में वो ये कहते हैं कि जो इस हमले से फ़ायदा उठा रहा है उससे पकड़ो और उससे पकड़ लो, वरना दोबारा ऐसे हमले होते रहेंगे। यानी हिंदू पंडित ये कह रहा है कि मोदी को पकड़ो, मोदी इस हमले के पीछे है, और अगर उसको पकड़ा ना गया तो फिर दोबारा ऐसे हमले भी भारत में होते रहेंगे। हिंदू पंडित का ये भी कहना है कि जो इस हमले में और हिंदू मुस्लिम तफरीक से फ़ायदा उठा रहा है वो इसके पीछे है। भारत के अंदर से उठने वाली इन आवाज़ों ने मोदी का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसे मुकम्मल तौर पे बेनकाब कर रख दिया। बल्कि एक इंडियन खातून यूट्यूबर भी हैं, उनकी तरफ से तो बीजेपी के दौरे हुकूमत में जब जब इस किस्म के वाक़यात हुए, उनकी सारी डिटेल जो है उन्होंने बयान कर दी है उस खातून यूट्यूबर ने, जिसमें उन्होंने ये बयान किया कि 1999 का जो कारगिल का वाक़या पेश आया, वहाँ पर जो खून रेजी हुई उसकी भी बीजेपी ज़िम्मेदार है। 2002-2017 में जो हिंदू यात्रियों पे हमला किया गया उसकी भी भारतीय जनता पार्टी ज़िम्मेदार है। 2016 में जो उड़ी और पठानकोट में हमला हुआ तब भी भारत में बीजेपी की हुकूमत थी। 2019 में पुलवामा का वाक़या होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो हुकूमत थी। और मोदी सरकार की ये सारी सियासी चालें हैं। और अब भी जो पहलगाम का वाक़या है इसका मलबा भी जो है भारतीय खातून यूट्यूबर ने और भारतीय पंडित ने मोदी सरकार पर डाल दिया है। लेकिन आज इन हालात में जब भारत की तरफ से ये इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस वाक़े में मुलव्वस है और इसका कोई सबूत भी नहीं दिया गया और इल्ज़ामात भी पाकिस्तान पे धर दिए गए, लगा दिए गए, मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया गया, तो इन हालात में भारत का जो जंगी जनून है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान ने एक तो ये किया है कि इस जो इन्वेस्टिगेशन है इस वाक़े की उसमें तावन का जो है वो पेशकश भारत को कर दी है। लेकिन साथ में नाज़रीन आज रशिया टीवी की तरफ से, मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इस मामले की जो आज़ादाना तौर पे तहकीकात हों, उस तहकीकात में जो रूस और चाइना के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। और ये नाज़रीन स्टोरी तब सामने आई है जब चीन के जो वजारत जो फॉरेन अफेयर है
ان کے ترجمان جب اپنا ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس پریس کانفرنس کے دوران ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جو پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ روس اور چائنا پہلگام واقعے کی تحقیقات کریں، تو کیا چین اس آفر کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں تو کیا چین اس تحقیقات کا حصہ بنے گا؟ تو اس میں ناظرین چین کے جو ترجمان تھے دفتر خارجہ کے، ان کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ بڑا ایک ڈپلومیٹک جواب تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سالمیت کی خود مختاری کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں ہیں، جو پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ سٹیٹ کے طور پہ جو کردار ہے اس کو سراہتے بھی ہیں، اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ دونوں ممالک بھارت اور پاکستان چین کے ہمسایہ ممالک ہیں، جنوبی ایشیا کے اہم ممالک ہیں، تو ہم ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالیں، کیونکہ جو امن ہے، امن اس خطے کی ترقی کے لیے بڑا اہم ہے۔ تو چین نے پاکستان کی سپورٹ بھی کر دی ہے، لیکن یہ جو تحقیقات کا معاملہ ہے نا، جو پاکستان نے چین سے کہا ہے، جو پاکستان نے روس کا نام دیا ہے کہ روس اور چائنا کے ایکسپرٹ جو ہیں پہلگام واقعے کی تحقیقات میں ان کے ایکسپرٹ شامل ہونی چاہیے، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت کے اوپر، کیونکہ پاکستان نے تو آفر کر دی ہے۔ اب یہ گین جو ہے وہ بھارت کے کورٹ میں ہے کہ پاکستان کی اس آفر کو ایکسیپٹ کرے، اور پھر جو بھی اس حملے کے ذمہ داران ہیں ان کو بالکل قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن پوری دنیا اس معاملے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سابق ایک امریکہ کی جو پاکستان میں سفیر تھیں، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 منٹ کے اندر آپ کسی اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر کسی انسیڈنٹ کا الزام لگا دیں، پہلے اس کی تحقیقات کروائی جائیں۔ تو عالمی سطح پہ اس معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن بھارت جو ہے، مودی سرکار جو ہے، اس تحقیقات کے مطالبے کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اسی جنگی جنون میں جو ہے مبتلا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جا کے ملٹری آپریشن کریں گے، پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ لیکن بہرحال پاکستان بھی اپنی تیاری مکمل کر چکا ہے، چاہے بری فوج کی تیاریاں ہوں، چاہے فضائی فوج کی تیاریاں ہوں، چاہے بحری فوج کی تیاریاں ہوں، اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایڈونچر کیا گیا تو پاکستان اس کا بھرپور جو ہے بھارت کو جو ہے اس کا جواب دے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو خبر ہے، وہ ناظرین معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیں اور جو نیب کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی غالباً کنٹمپٹ کی کارروائی کا آغاز کیا تھا، لیکن ان دونوں افراد کی طرف سے، اشخاص کی طرف سے، چاہے وہ ڈی جی پاسپورٹ تھے، چاہے وہ نیب کے ڈائریکٹر تھے، ان کی طرف سے اس کارروائی کو انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیا گیا۔ تو جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو بابر ستار صاحب کا آرڈر تھا دونوں اہم عہدیداران کے خلاف، پبلک آفس ہولڈر کے خلاف، اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا تھا، لیکن آج بابر ستار صاحب نے مقدمہ ان کی عدالت میں فکس نہ ہونے کے باوجود، سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے باوجود اس پہ سماعت کی ہے، اور بابر ستار صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ 1972 کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو بینچ ہے وہ کارروائی کر رہا ہے کسی مقدمے کی اور اس کا کوئی حتمی آرڈر جاری نہیں ہوتا، تو عبوری حکم نامے جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور بابر ستار صاحب نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو حکم دیا ہے کہ جو مقدمہ میری عدالت میں لگنا تھا اسے 7 مئی کو جو ہے وہ دوبارہ میری عدالت میں سماعت کے لیے فکس کیا جائے، اور جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں اور جو ڈپٹی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، انہیں آئندہ سماعت پہ ذاتی حیثیت میں اپنی عدالت میں جو ہے وہ سمن کر لیا ہے۔ اب بابر ستار صاحب نے یہ جو آرڈر تحریری طور پہ جاری کیا ہے، یہ آرڈر اپنی جگہ پہ، لیکن سپریم کورٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی توہین عدالت کا مقدمہ ہے اور توہین عدالت کے مقدمے میں اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس ملزم کے اوپر ہم توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے اور ملزم کے اوپر فرد جرم لگائی جائے گی، تو وہ ملزم اگر انٹرا کورٹ اپیل میں چلا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کا بڑا بینچ بنتا ہے، اور بڑا بینچ اس انٹرا کورٹ اپیل پہ سماعت کر کے جو بھی حکم دینا ہوتا ہے وہ حکم وہ صادر کرتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد جو پہلے والا بینچ ہوتا ہے جو فرد جرم کی کارروائی کو انیشیٹ کرتا ہے، اس کی طرف سے ایسا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جاتا کہ یہ تو عبوری حکم نامہ تھا، ہم نے تو ابھی فرد جرم کی کارروائی کرنے کا، فرد جرم لگانے کا فیصلہ کیا تھا، ہم نے تو کوئی کیس کا مکمل فیصلہ تو نہیں کیا تھا، تو پھر اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل کیسے ہوگی، بڑا بینچ کیسے بن گیا، ہماری کارروائی کو کیسے سسپینڈ کر دیا گیا یا کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو سپریم کورٹ میں ایسا اعتراض نہیں ہوتا، لیکن بابر ستار صاحب نے ایک قانونی سوال اٹھایا ہے، تو اب دیکھتے ہیں 7 مئی سے پہلے کیا ہوتا ہے، اور 7 مئی کو یہ مقدمہ اگر سماعت کے لیے لگتا ہے تو جیسے بابر ستار اس کیس کو پھر کیسے لے کے آگے چلتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔